तो चलिए आज भारतीय कृषि की कहानी को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जिसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी हैं और जिसका असर हम सबके भविष्य पर पड़ता है। जानते हैं, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही हैरान कर देने वाले आंकड़े से। सोचकर देखिए, पूरी दुनिया में भारत के पास खेती करने लायक सबसे ज्यादा जमीन है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये वो कैनवास है जिस पर देश की किस्मत लिखी जाती है। पर बात सिर्फ जमीन के बड़े होने की नहीं है, ये एक ऐसा इंजन है जो ना सिर्फ हमारे देश के करोड़ों लोगों का पेट भरता है, बल्कि पूरी दुनिया की फूड सिक्योरिटी में भी एक बहुत जरूरी रोल निभाता है। और इसी जमीन का कमाल है कि आज भारत दूध, दालों और जूट जैसी चीजों में दुनिया का नंबर 1 प्रोड्यूसर है। और यही नहीं, चावल, गेहूं, गन्ना और कपास के उत्पादन में भी हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए हमें इसकी कुदरती लय को पकड़ना होगा, मतलब वो 3 खास फसली मौसम जो पूरे एग्रीकल्चरल कैलेंडर की जान हैं। सबसे पहले आता है खरीफ का मौसम। यह पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर करता है। जब बारिश आती है तो चावल, मक्का और कपास जैसी फसलों की बुआई होती है, जिन्हें पानी की बहुत जरूरत होती है। फिर जैसे ही मॉनसून विदा लेता है, रबी का मौसम दस्तक देता है। इस मौसम में ठंडक और शुष्क हवा होती है, जो गेहूं, जौ और चना जैसी फसलों के लिए एकदम परफेक्ट है। और इन दोनों बड़े मौसमों के बीच में एक छोटा सा लेकिन बड़ा काम का मौसम आता है, जायद। इस दौरान तरबूज और खीरे जैसी फसलें उगाई जाती हैं, जो सिंचाई के दम पर जल्दी तैयार हो जाती हैं। लेकिन खेती की ये पारंपरिक लय हमेशा एक जैसी नहीं रही। एक दौर ऐसा भी आया जब कुछ बड़े बदलावों ने, कुछ क्रांतियों ने इंडियन एग्रीकल्चर की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। इसकी शुरुआत हुई 1960 के दशक में कुछ ऐसी पहलों से जिन्होंने खेती का तरीका ही बदल दिया। और इन सब में सबसे ज्यादा असरदार थीं हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखिए, हरित क्रांति की विरासत एक सिक्के के 2 पहलुओं जैसी है। एक तरफ इसने देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन दूसरी तरफ इसकी वजह से पानी की कमी और जमीन के बंजर होने जैसी नई मुश्किलें भी खड़ी हो गई। और इतिहास के ये ही बड़े बदलाव आज की उन मुश्किलों से सीधे सीधे जुड़े हैं जिनका सामना भारतीय कृषि कर रही है। तो आज के दौर में वो कौन सी बाधाएं हैं जो भारत के कृषि भविष्य के रास्ते में खड़ी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा दबाव तो पर्यावरण पर है। क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम का कोई भरोसा नहीं रहा, कभी सूखा तो कभी बाढ़। जमीन के नीचे का पानी तेजी से खत्म हो रहा है और केमिकल फर्टिलाइजर्स के ज्यादा इस्तेमाल से हमारी मिट्टी की सेहत भी बिगड़ रही है। पर्यावरण के अलावा सिस्टम में भी कुछ दिक्कतें हैं, जैसे ज्यादातर किसानों के खेत बहुत छोटे और बिखरे हुए हैं, जिससे मॉडर्न मशीनों का इस्तेमाल मुश्किल हो जाता है। और तो और सही इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से किसानों को अक्सर अपनी मेहनत का सही दाम भी नहीं मिल पाता। लेकिन जैसा कहते हैं, हर चुनौती अपने साथ एक नया मौका लेकर आती है। और इन मुश्किलों के जवाब में ही अब सस्टेनेबिलिटी यानी टिकाऊपन और कुशलता पर फोकस किया जा रहा है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है माइक्रो इरिगेशन। ये एक ऐसी कमाल की तकनीक है जो पानी के इस्तेमाल का तरीका ही बदल रही है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे एक एक बूंद का सही इस्तेमाल होता है। और इसके फायदे एकदम साफ हैं। पानी की बचत होती है, मिट्टी का कटाव रुकता है और फसल की पैदावार भी बढ़ती है। मतलब ये किसान और पर्यावरण दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ अब सोच में भी एक बड़ा बदलाव आ रहा है। लोग अब प्राकृतिक खेती जैसे तरीकों को अपना रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है प्रकृति के साथ मिलकर काम करना, केमिकल्स से दूर रहना और जमीन के नेचुरल बैलेंस को बनाए रखना। तो आखिर में हम इस अहम सवाल पर आते हैं, क्या हम एक बेहतर भविष्य के लिए आज की नई टेक्नोलॉजी और सदियों पुरानी पारंपरिक समझ के बीच एक तालमेल बिठा सकते हैं? शायद भारत की खेती की कामयाबी इसी नाजुक संतुलन को साधने पर टिकी है।